हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईटी ऑनलाइन क्लासेस कोटा। ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को आप एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। तो आज के लेक्चर में जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस पोर्शन को स्टूडेंट्स थोड़ा सा हार्ड मानते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग हार्ड और इजी में एक ही डिफरेंस है, जो चीज़ आपको आ गई वो इजी है और जो चीज़ आपकी समझ से परे है वो हार्ड है। तो यही काम हम करेंगे, आज समझेंगे इस चीज को। और तो बहुत ही इजी पोर्शन है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। स्टूडेंट इसको कठिन क्यों मानते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपके जो एंजाइम है वो रीजन है उसका, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। एंजाइम की हमने ट्रिक दी थी लास्ट लेक्चर में और आपने एंजाइम याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो पहले उसे आप करो और फिर उसके बाद ये लेक्चर देखो। और जिसने वो लेक्चर देख रखा है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन कैसे होता है वो हम इसमें समझेंगे। यहाँ पे ये वो है ना। तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, स्लाइड भी दूंगा, लेकिन हम समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं। तो अंदर लेते हैं और उसको मैस्टिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? मैस्टिगेशन करते हैं। तो फूड को अंदर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। यानी सबसे पहले आप फूड को क्या लेते हैं? अंदर लेते हैं और इसको क्या करते हैं? मैस्टिगेट करते हैं। क्या करते हैं? मैस्टिगेशन मतलब चबाना होता है ना। मैस्टिगेशन करते हैं यानी कि चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। किसकी हेल्प से करते हैं भैया मैस्टिगेशन? इजी है। तो फूड को अंदर लेना सबसे पहले प्रोसेस होती है इंजेशन। ठीक है जी। अब आपने फूड को अंदर ले लिया, अब फूड को आप टीथ की हेल्प से चबा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? फूड में सैलाइवा मिक्स हो जाता है। क्या मिक्स हो जाता है जी? फूड में सैलाइवा मिक्स हो जाता है। तो जब फूड में सैलाइवा मिक्स हो जाएगा तो इस फूड को फूड नहीं आप बोलस बोलेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो स्टमक में जैसे आपका माउथ होता है और माउथ के बाद स्टमक होता है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा इंजेक्शन। तो यहाँ पे आपको माउथ बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना। उस पर ज़्यादा वो मत करना, केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। ठीक है। तो अब ये जो आपका माउथ है ना, ये जो माउथ है, यहाँ से ये जो फूड आएगा ना नीचे, तो इसको आप बोलस बोलोगे। क्यों बोलोगे जी? बोलस क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें सैलाइवा मिक्स होता है। यस या नो? तो पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन में क्या करते हैं? मैस्टिगेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। और क्या है? सैलाइवा इसमें मिक्स हो जाता है और सैलाइवा मिक्स हो जाता है, इसको आप बोलस कहते हैं। अब मैं आपको यही जो चीज मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है वही मैं आपको लिखा दे रहा हूं, वही आपके नोट्स हो गए। तो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे यही लिखा हुआ है मैस्टिगेशन ऑफ फूड, हेडिंग डला हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है इंजेक्शन ऑफ फूड, इनटेक फूड बाय द माउथ, च्यूइंग एंड मिक्सिंग। च्यूइंग मतलब चबाना फूड को, या मैस्टिगेशन आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं ना। टीथ, बाय द हेल्प ऑफ टीथ, ये भी आप लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ सैलाइवा, आपको इधर दिख रहा है, मेरे को इधर दिख रहा है ना। नाउ ये फूड में क्या है? ये हो गया। अब ये फूड जो है कन्वर्ट हो गया इनटू किसमें? बोलस में। यही जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही स्लाइड पे लिख दी है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? फूड अंदर आ गया। अब क्या होगा? ये बोलस जो है ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, केवल क्या होगा? यहां से फूड स्टमक में आएगा। तो आने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले कुछ डाइजेशन माउथ में भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगला जो हम इंजेक्शन के बाद स्टेप पढ़ते हैं वो है डाइजेशन पढ़ते हैं। इंजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाइजेशन। यही जो है हमने पढ़ना है डिटेल में। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेक्शन, फूड को अंदर ले लिया। सेकंड स्टेप क्या है? डाइजेशन।
ठीक है जी। अब गर्मी बहुत है ना, तो डाइजेशन जो है हम पहले पढ़ेंगे माउथ में डाइजेशन, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइना में और लार्ज इंटेस्टाइना में। इस तरह से जो है हम डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखो माउथ में डाइजेशन अगर हम बात करें तो माउथ में सैलाइवा होता है, सबको पता है, और सैलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो माउथ में डाइजेशन क्या है, स्टार्च का होता है, किसमें, माल्टोज में। किसकी हेल्प से होता है, एमाइलेज की हेल्प से। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, देखो हम जो डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, ये जो डाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है वो हमने पहले भी बता दिया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है ताकि वो ब्लड में मिल सके। तो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कई सारे छोटे छोटे ग्लूकोज या फिर आपके माल्टोज तो इसके सेकंड फॉर्म हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज और फ्रक्टोज, इन सबको एक कॉम्प्लेक्स रूप दें, एक सबको मिला के स्टार्च बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हमने स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। इस तरह से इसको समझो कि स्टार्च एक लकड़ी का गट्ठर है जो बंधा हुआ है। अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करने के बाद जैसे इसको हमने ब्रेक किया तो ये माल्टोज में बदल गया। अब माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, यानी कि अगर ये पॉलीसैकेराइड है, पॉली का मतलब होता है बहुत, तो आप 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे सैकेराइड मिलके स्टार्च बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। अब इसका डाइजेशन हो गया तो माल्टोज में डाइजेशन हुआ, और माल्टोज कैसी है, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, यानी माल्टोज अगर सैकेराइड, इसको हम एक लाइन को अगर सैकेराइड, तो ये क्या हो गया, माल्टोज हो गया जिसमें 2 लाइन है। ये पूरा क्या हुआ, जिसमें कई सारे सैकेराइड्स थे वो तो पॉलीसैकेराइड हो गया। पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली वर्ड का मतलब होता है बहुत, है ना। सैकेराइड मतलब बहुत सारी सैकेराइड, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब माल्टोज कैसा है, डाइसैकेराइड है, यानी कि इसको हमने ब्रेक कर दिया 2-2 के पेयर में, 2-2 के पेयर में। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि माल्टोज का भी आगे जाके डाइजेशन होगा, क्योंकि ये अभी डो है ना, इसको हमें सिंगल पेयर में बनाना है। क्या करना है, सिंगल पेयर में। तो सिंगल के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनो। क्या वर्ड यूज करते हैं, मोनो। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर सैकेराइड, तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। और स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, यानी बहुत सारी सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो बहुत सारी सैकेराइड को हमने पहले कन्वर्ट कर दिया डाइसैकेराइड में, 2-2 के पेयर बना दिए। अब आगे चल के, अभी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल के इन डबल पेयर को भी हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही ये सिंगल में हो जाएगा इसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। और जैसे ही सिंगल में हो जाएगा मतलब समझ लेना कि डाइजेशन कंप्लीट। तो अभी हाफ डाइजेशन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि जो माउथ है ना, माउथ में फूड ज्यादा देर रुकता नहीं है ना, वो आप भी जानते हो, तुरंत फूड जो है स्टमक में चला जाता है, और स्टमक में होता है HCl। क्या होता है जी, स्टमक में HCl। और HCl जैसे ही मिक्स हो जाएगा फूड में तो एमाइलेज काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा pH होता है इसका। pH पूछा जाता है HCl का, वो 1.8 होता है। तो यानी कि कितना परसेंट, जितना आप खाने में स्टार्च ले रहे हो उसका केवल 30% जो है, केवल 30% जो है, जो आपने लिया है ना, उसका केवल 30% स्टार्च जो है इसमें डाइजेस्ट होता है, बाकी का डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन का मतलब समझ गए। स्टार्च क्या है, बहुत सारी सैकेराइड हैं, और माल्टोज क्या है, 2-2 के पेयर वाली सैकेराइड है। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2, पॉलीसैकेराइड यानी बहुत सारी सैकेराइड। अब उनको हमने मोनो में बदलना। अभी हम माउथ में केवल डाइजेशन, ये सारी चीजें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं,
बहुत सारी सैकराइड को एंजाइम की हेल्प से दो दो में पेयर में बांटेंगे, फिर दो को फिर एक एक के पेयर में बांटेंगे। यही एक प्रोसेस है जिसको हम कर रहे हैं। तो ये समझाने के लिए था, है ना। एक लकड़ी का गट्ठर है, आप ऐसे समझो, जो बहुत सारे हैं उनको दो दो पेयर में बना दिया मतलब इसके एंजाइम की हेल्प से, फिर इनको सिंगल। अब वही जो है किसको कौन कन्वर्ट करता है वो आपको याद रखना है। जैसे स्टार्च को एमाइलेज माल्टोज में करता है, तो स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, एमाइलेज क्या है, डाइसैकेराइड। ओके, तो माउथ में जो है डाइजेशन इतना ही होता है, फूड फिर इसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। तो अब जो भी हमने बोला उसमें बाकी सारी चीजें तो समझाने की थी, जो लिखने की चीजें थी वो हमने स्लाइड पे दिखा दी हैं, वो हमने स्लाइड पे दिखा दी हैं। देखो, डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मतलब टीथ से अपन जो है च्युइंग करते हैं ना, तो वो मैकेनिकल। केमिकल, ये एमाइलेज बन गया, एमाइलेज केमिकल ही तो है, तो ये केमिकल एक प्रोसेस है। उसके बाद स्टार्च को माल्टोज में बदलने, और वही मैंने जो है लिखा हुआ है, उसको बार बार रिपीट नहीं करते, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। उसमें ये लिखा हुआ है 30% जो है माल्टोज, जो सॉरी स्टार्च, जो भी स्टार्च आप ले रहे हो। तो डाइजेशन में पहला डाइजेशन हमने देखा, डाइजेशन इन माउथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक। सीधा लिख दे रहा हूं, है ना। अब देखो, स्टमक जो है आपका इस तरह से होता है, ठीक है। अब स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टमक में जो है एससीएल बाद में बताता हूं, पहले आपसे एक चीज समझिए कि स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इसकी जो वॉल है ना, इस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज होता है ना, तो स्टमक में ग्लैंड है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक से जूस निकल रहा है तो जो है ना गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक के लिए अपन गैस्ट्रिक वर्ड का यूज करते हैं ना। आप मतलब रटने वाली चीज नहीं है इतना, ये समझने वाली चीजें सारी, कि गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए यूज होता है, ठीक है। और एक मिनट, हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इसको आप बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है, एक होता है HCl, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, एक एंजाइम और होता है, वो होता है रेनिन। क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और आपका म्यूकस होता है। ये चार चीज गैस्ट्रिक जूस में होती है। HCl होगा, रेनिन होगा, पेप्सिनोजन होगा, म्यूकस होगा, ठीक है। अब इन चारों के जो है रोल हम समझेंगे और इसी से जो है हमें समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, ये जो HCl होता है ना, तो ये जो एंजाइम है ना पेप्सिनोजन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जितने भी एंजाइम है ना, उसमें लाइपेज को छोड़ दो, जिसमें भी पी वर्ड आ रहा है ना, वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, है ना। इस लाइपेज को छोड़ दो, टाइलिन में पी साइलेंट रहता है, उसमें ज्ञान ज्यादा मत लगाना अपना, है ना। तो लाइपेज को छोड़ दो, लाइपेज फैट के लिए है, बाकी के पी जिसमें भी आ रहा है ना एंजाइम में, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इतना चीज समझ में दिमाग में बैठा लो आप तो, है ना, कि जिसमें भी पी आ रहा है, जैसे ट्रिप्सिन में पी आ रहा है, काइमोट्रिप्सिन में पी आ रहा है, कार्बोक्सीट्रिप्सिन में भी टी आ रहा है, कार्बोक्सीट्रिप्सिन, ठीक है। तो जिसमें भी पी आए, अब इसमें भी पेप्सिनोजन में भी जो है पी आ रहा है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो अब ये जो पेप्सिनोजन है ना, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है ना, तो ये कमजोर बच्चा होता है, ये काम नहीं कर सकता, इनएक्टिव होता है। तो HCl भैया क्या करते हैं, इसको ताकत दे देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। तो पेप्सिनोजन
को ताकत दे देता है HCl और बना देता है पेप्सिन। ये क्या बात है, यही होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन कमजोर है, उसको ताकत दे देता है HCl और बना देता है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदल देता है। डाइपेप्टाइड, किस में बदल देता है, डाइपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्सिन डाइपेप्टाइड में बदल देता है। अब सुनो, प्रोटीन क्या है, वही कई सारे पेप्टाइड्स का एक गठबंधन है। अब इसका जो है हमने डाइजेशन करना है तो क्या होगा, दो दो के पेप्टाइड बन जाएंगे, डाइपेप्टाइड हो गया, यानी अभी भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, स्टमक में जो प्रोटीन होता है, हमारे बॉडी में कई सारे प्रोटीन, कई टाइप के प्रोटीन होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो एक, अब आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना कि स्टमक में केवल विशेष प्रकार के प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है और वो भी हाफ डाइजेशन, बाकी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अभी तक जो बात पढ़ी है उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं जिसमें होता है HCl, रेनिन, पेप्सिनोजन और म्यूकस। HCl क्या करता है, कमजोर पेप्सिनोजन को ताकतवर पेप्सिन में बदल देता है और जो ये ताकतवर पेप्सिन प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। अब ये डाइपेप्टाइड जो है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके अलावा कुछ और प्रोटीन है जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुई है, वो भी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, उसका डाइजेशन होता है ना। तो भैया हमें समझ में आ गया HCl क्या है, HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, इसके नीचे ये लिखा है, ठीक है। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है जो प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। बात खत्म। अब रह गए रेनिन और म्यूकस, ठीक है भैया। अब जो रेनिन होता है ना, रेनिन में, इसको स्टमक को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। रेनिन मिलता है बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो दूध पीते हैं, दूध बहुत पीते हैं ना, ठीक है। तो उस दूध में एक प्रोटीन होता है कैसीन। क्या होता है, कैसीन जो है प्रोटीन होता है किसमें, दूध में। और इस कैसीन प्रोटीन को पारा कैसीन में बदलने का काम करता है रेनिन। कौन, रेनिन। ये केवल चाइल्ड में होता है, यानी आप में नहीं है। आप में होगा भी तो थोड़ा थोड़ा होगा, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, एडल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो केवल बच्चों में होता है ये रेनिन, हम में नहीं होता एडल्ट में। तो हमें HCl समझ में आ गया, पेप्सिनोजन समझ में आ गया, रेनिन समझ में आ गया। कैसीन को जो है इसमें क्या है, पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोटीन है, मैंने कहा ना कई तरह के प्रोटीन होते हैं। तो मिल्क में एक प्रोटीन मिलता है कैसीन प्रोटीन, कई तरह के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, कई तरह के जो है प्रोटीन होते हैं। तो एक टाइप का प्रोटीन जो मिल्क में मिलता है, मिल्क में लिख देता हूं ब्रैकेट में, याद रहेगा आपको, मिल्क में मिलता है, बच्चों को जो है डाइजेस्ट करता है, ये रेनिन एंजाइम पैरा कैसीन में बदल देता है, इस तरह से। अब हमने रेनिन भी समझ लिया, गैस्ट्रिक जूस से 4 चीजें निकली थी, 3 चीजों को हमने समझ लिया। अब रहा म्यूकस, भाई इसका क्या रोल है। तो यही डाइजेशन जो है होता है स्टमक में, पेप्सिन जो पेप्सिनोजन है पेप्सिन में बदल जाएगा, और आपका जो कैसीन प्रोटीन है वो पैरा कैसीन में बदल जाएगा। पेप्सिनोजन को पेप्सिन उसमें पेप्सिनोजन को गलत बोल गया, सॉरी, डाइजेशन, इसका डाइजेशन नहीं होगा जल्दी जल्दी में। HCl एक्टिव करेगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोटीन का डाइजेशन होगा पेप्सिन की हेल्प से डाइपेप्टाइड में,
और एक कैसीन प्रोटीन जो कि बच्चों में होता है, मतलब दूध में होता है, सॉरी, और रेनिन जो है इसको पैरा कैसीन में बदल देगा। ये प्रोसेस केवल बच्चों में होती है। यानी डाइजेशन तो केवल आपने ये 2 स्टेप थे ना, यही स्टेप जो है डाइजेशन के थे, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदलना पेप्सिन की हेल्प से। वो एक प्रोसेस है जो पेप्सिन को एक्टिव करती है, उसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डाइजेशन में पढ़ना होता है, ठीक है। तो डाइजेशन तो केवल प्रोटीन का ही होता है, और वो भी 2 तरीके से, बच्चों में तो कैसीन वाला प्रोटीन और बड़ों में हम में वो डाइपेप्टाइड, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये म्यूकस क्या काम करता है। तो देखो हमारा जो स्टमक होता है ना, इसमें HCl है। क्या है इसमें? HCl है। और ये HCl क्या होता है? हाईली एसिडिक, जिसका pH होता है 1.8। अगर ये HCl निकाल के आपकी स्किन पे डाल दूं ना मैं, आपकी स्किन जल जाएगी, इतना एसिडिक होता है। लेकिन स्टमक नहीं जलता। उसका रीजन क्या है कि म्यूकस क्या करता है, इस पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। क्या कर लेता है म्यूकस? इस पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। ये ग्रीन लेयर जो है, इससे क्या है, स्टमक बच जाता है। तो म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्टिंग लेयर बनाना, जिससे स्टमक क्या है, जले ना। बस यही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसका, है ना। इसके वैसे फूड को भी क्या है, स्मूथनेस बनाना, ये है। अब एक और चीज जो है मैंने स्लाइड में नहीं लिखी है, अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगा, वो चीज आप लिख लें, बाकी मैं आपको बना बनाया हलवा दे ही रहा हूं, ठीक है। तो एक चीज जो है आप लिख लें, और वो ये है कि जैसे फूड में सैलाइवा मिक्स हुआ तो बना बोलस, ठीक है। तो स्टमक में कौन आया? बोलस आया। स्टमक में क्या आया? बोलस। अब जैसे ही बोलस स्टमक में आया, इसमें मिल गया HCl। ये वाली बात लिख लेनी है आपको, स्लाइड में नहीं है ना, ये वाला पॉइंट। तो बोलस जब HCl में आया, तो अब इसको जो है आपका फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इसको आप बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे? काइम। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड नहीं आता, क्या आता है? काइम आता है। क्या आता है? काइम आता है, फूड नहीं। फूड तो केवल माउथ में था, उसमें सैलाइवा मिक्स हुआ, स्टमक में आता है बोलस, और बोलस में फिर HCl मिक्स हो गया, बन गया काइम, और काइम जाएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये वाली लाइन जो है देख लेना, लिख लेना। अब स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा और साइड में हो जाता हूं ताकि आप प्यार से देख सकें। डाइजेशन इन स्टमक, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, सबसे पहले यही बात बताई थी, वही बात लिख दी है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, क्या 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 होता है इसमें? HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, रेनिन होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, पेप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव एंजाइम। मैंने बताई था कि ये कैसा है? कमजोर एंजाइम है, विच इज एक्टिवेटेड बाय द HCl। फिर इसको क्या है, HCl इसको ताकत दे देता है, एक्टिव कर देता है, ठीक है, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इसको ताकत मिल जाएगी तो ये पेप्सिनोजन ना रह के क्या बन जाएगा? पेप्सिन बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने वही बताया है जो अभी समझाया था। देखो पेप्सिनोजन HCl को, मतलब पेप्सिनोजन HCl की हेल्प से पेप्सिन बन गया जी। आपको इधर दिख रहा है, मेरे को इधर दिख रहा है ना, कई बच्चे ये सोचते हैं इधर क्या है ना। तो ये बन गया ना। अब प्रोटीन जो है ये डाइजेशन में नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से पॉइंट लगाया है। थर्ड पॉइंट डाइजेशन में नहीं है, फोर्थ पॉइंट डाइजेशन में, ठीक है। तो प्रोटीन का अब पेप्सिन डाइजेस्ट, क्योंकि पहले एंजाइम एक्टिवेट हो रहा था, वो तो हमने HCl का काम बताया, थर्ड पॉइंट है ना। तो थर्ड पॉइंट HCl का काम है, डाइजेशन नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं। फोर्थ पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो इसमें देख रहे हैं आप, प्रोटीन जो है पेप्टाइड में बदल रहा है। यहाँ पे डाइप लिखना भूल गया, आप लिख लेना, ठीक है। और हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ, माफ कर दिया करो, है ना। डाइपेप्टाइड है बस, ये पेप्टाइड में नहीं है। तो इसमें क्या है, पेप्सिन एंजाइम जो है इसको बदलने का काम करता है। फिर कैसीन को
पाराकेसिन में बदल रहा है जो कि बच्चों में मिलता है। फिर हमने 6 और 7 पॉइंट को अलग कलर दिया है, यानी जो 4th और 5 पॉइंट हैं उन पे अलग कलर है, वो डाइजेशन है। और 6 और 7 पॉइंट जो हैं वो बता रहे हैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन के HCl जो है हाइलिक एसिडिक नेचर होता है और स्टमक को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस लेयर। अब इसमें कायम वाली लाइन छूट गई है ना, हाँ स्लाइड छोटी थी इसलिए छूट गई, ठीक है। तो ये तो था स्टमक में डाइजेशन। अब मेन डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है मेन डाइजेशन होता है आपका, ठीक है जी। और स्मॉल इंटेस्टाइन होती भी बहुत बड़ी है। अब होती बड़ी है, उसके अलावा उसमें क्या है, फिर इस तरह से बिलाई मिलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बिलाई। बिलाई क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप जितने छोटे छोटे पीस करते हो किसी भी चीज के, तो इसके अंदर क्या है, इस तरह से छोटे छोटे पीस होते हैं और उनके ऊपर भी जो है छोटे छोटे पीस होते हैं, उनके ऊपर भी बिलाई के ऊपर भी बिलाई होती है। तो ये सरफेस एरिया जो है, हालांकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर है, लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इन बिलाई वाले पोर्शन और बिलाई के ऊपर बिलाई जो है, इन वाले पोर्शन को आप अगर ओपन करोगे ना, तो ऐसे कहते हैं कि एक फुटबॉल वाला ग्राउंड है ना, उतना बन जाएगा एरिया, एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एरिया बन जाएगा। तो सोचिए आपके छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना एरिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका फूड डाइजेस्ट हो सके, और यहीं पे डाइजेशन के बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है कि भाई फूड डाइजेस्ट हो गया, अब उस फूड को ब्लड में लेना तो भी है, एब्जॉर्प्शन, तो यहीं पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी सबसे ज्यादा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अभी हम डाइजेशन बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, तो क्यों ना हम डाइजेशन को ऐसे पढ़ें कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है और पेप्टाइड का डाइजेशन कैसे होता है, ऐसे पढ़ें, ठीक है जी। तो हम जो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पहला डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहां पे पॉइंट बन जाएगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट, पहली आपकी कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। पहली कौन सी है? स्टार्च। इसको एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, मैंने कहा ना स्टार्च 30% ही माउथ में डाइजेस्ट हुआ है, अब बाकी का यहां होगा, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम इसको क्या करेगा, माल्टोज में बदल देगा। अब ये जो माल्टोज है इसको भी हमने डाइजेस्ट करना है। माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए अब एंजाइम चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले ट्रिक दे दी, लेकिन यहां पे एंजाइम को याद करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि माल्टोज में SE हटा के ASE लगा दीजिए, सफिक्स लगा दीजिए, वो एंजाइम हो जाएगा इसका, तो माल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माल्टेज। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की हेल्प से, ये डबल था ना, है ना, डाइसैकराइड था ना, अब इसको मोनोसैकराइड में बदल देते हैं। तो 2 ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज मिल जाएंगे? 2। हो गया डाइजेशन, मिल गए ना 2, दिख रहा है ना, ठीक है, ये हो गया भाई डाइजेशन। अब ऐसे ही लैक्टोज भी आपका डाइसैकराइड है, और लैक्टोज को भी फिर एंजाइम चाहिए, तो इसमें SE हटा के क्या कर दे, ASE लगा दे, तो लैक्टेज एंजाइम हो जाएगा। इसको भी क्या है, अब देखो GG, तो माल्टोज को एक याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बना लो, M = G2, G मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। अब लैक्टोज जो है कन्वर्ट होगा
ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो देखो ये भी डाइसैकेराइड है, तो एक सैकेराइड बनी ग्लूकोज और दूसरी बनी गैलेक्टोज, हो गया डाइजेशन। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। ठीक है जी, तो कार्बोहाइड्रेट है ये सब। ठीक है, अब लास्ट में आपका रह जाता है लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, और एक रह गया है सुक्रोज। अब इसके लिए भी एंजाइम याद नहीं करना है आपको, एस ई हटा के सुक्रोज लगा देना है। सुक्रेज, ए एस ई। ठीक है जी, सुक्रोज को ये सुक्रेज हो जाएगा, तो इसमें ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ फ्रक्टोज मिलेगा। देखो ये भी डाइसैकेराइड था और इसको सिंगल सैकेराइड में बदल दिया, ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। ठीक है जी, तो अब बात आती है माल्टोज को एम इक्वल, ये केवल याद रखने के पर्पज से भाई, याद रखने के पर्पज से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कि ताकि आपको पता चल जाए माल्टोज को 2 में कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज ग्लूकोज में, और आपका जो गैलेक्टोज है, सॉरी लैक्टोज है, इसके लिए आप याद रख लो GL, याद रखने के लिए। इसका मतलब ये है कि लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, S = GR, वो वाली नहीं, ये G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, मतलब कि सुक्रोज किस किस में टूटेगा, लैक्टोज किस किस में टूटेगा, माल्टोज किस किस में टूटेगा, इस तरह से याद रखने के लिए कर सकते हैं आप। ये केवल आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, ये लिखनी नहीं है, एग्जामिनर ये कहेगा ये क्या है भाई, लिखना नहीं है, ये केवल आपको याद करने के लिए है। और आपको अगर सीधा ही पता चल जाए माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज में टूटता है, और जो है आपका लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यही जो है हमने स्लाइड बना दी है 4 नंबर। ठीक है, अब ये स्लाइड आप देख लीजिए, यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाया है। डाइजेशन समझ में आ गया होगा, डाइपेप्टाइड को सिंगल पेप्टाइड यानी सॉरी डाई को मोनो में कन्वर्ट करना है, पेप्टाइड पेप्टाइड याद आ रहा है बार बार, है ना, डाई को मोनो में कन्वर्ट करना, या फिर पॉली जो है, पॉली को पहले डाई में कन्वर्ट करो और फिर उसको मोनो में कन्वर्ट करो, इस तरह से होता है प्रोसेस सारी। ठीक है, जैसे ही मोनो में कन्वर्ट हो जाता है तो डाइजेशन कंप्लीट। अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन में कई सारी प्रोटीन्स होती हैं अपनी। ठीक है, तो अब उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, हम 10th लेवल पे हैं, हालांकि आरबीएससी में 10th लेवल पे भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो प्रोटीन है इसमें कुछ एंजाइम आपके, जैसे कि काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, तो ये पेप्टिडेज मतलब पेप्टाइड वाला एंजाइम है ना। तो ये सारे जो एंजाइम है प्रोटीन को, कितने भी तरह की जो प्रोटीन है, ये तीनों एंजाइम मिलके उस प्रोटीन को जो है डाई पेप्टाइड में बना देते हैं, डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये पॉली हो गया, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर, पॉली।
तो प्रोटीन जो है ये पॉली हो गया, अब इसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब डाइपेप्टाइड तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डाइपेप्टाइड मतलब 2 पेप्टाइड, तो क्यों ना इसको सिंगल पेप्टाइड में बदल देते हैं। तो डाइपेप्टाइड को फिर डाइजेस्ट करेंगे, तो इसके लिए जो एंजाइम है वो ज्यादा याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाइपेप्टाइड में ES हटा के AES लगा दीजिए, सफिक्स लगा दीजिए, तो उस एंजाइम का नाम हो जाएगा डाइपेप्टिडेज। और जैसे ही ये बदल देगा, तो जैसे ये एंजाइम हो जाएगा तो ये बदल देगा इसको अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। दोबारा सुन लो, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, कार्बोक्सीट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन तो वहां पे है स्टमक में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन पे चल रहे हैं अभी हम। तो काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और आपका कार्बोक्सीट्रिप जो है पेप्टिडेज, ये जो एंजाइम है, ये सारी तरह की प्रोटीन, अब प्रोटीन के नाम नहीं लिखे, वो बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन होती है ना, सारी प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देती है, चाहे कैसी भी प्रोटीन हो। और वो डाइपेप्टाइड को फिर हमने सिंगल में करना है, तो इसके लिए डाइपेप्टिडेज एंजाइम उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अमीनो एसिड में जैसे ये कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब डाइजेशन कंप्लीट। तो प्रोटीन का डाइजेशन भी हो गया भैया। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यही है, कुछ नहीं है। आपको एंजाइम याद है ना, और थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लेते हो तो सब कुछ है ना। अब प्रोटीन के पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद फैट को डाइजेस्ट करना है अपन ने। तो देखो भैया, फैटी एसिड या फैट को एक ही एंजाइम डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है लाइपेज। बाइल जूस इसको इमल्सिफाई कर देता है, यानी छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देता है, ताकि लाइपेज काम कर सके इस पे। लास्ट लेक्चर में इसी पे बात हुई थी। तो फैट को लाइपेज फैटी एसिड में बदल देता है, और फिर यही लाइपेज फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में या ग्लाइसिक एसिड में जो है, ग्लिसरॉल में या ग्लाइसिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यही फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। ओके, तो अब ये फैट के डाइजेशन की और प्रोटीन के डाइजेशन की हमने स्लाइड नहीं दिखाई है, दोनों के स्लाइड जो है मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं। तो फर्स्ट नंबर पे हम स्लाइड नंबर 5 देखेंगे। तो देखो, इसमें प्रोटीन के साथ काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडाइज डाइपेप्टिडाइज में बदल रहे हैं, और डाइपेप्टाइज जो है फिर उसमें डाइपेप्टिडेज एंजाइम लगा दिया है और एमिनो एसिड में बदल गया है, ठीक है। अब यहां पे फैट को देख लीजिए 6 नंबर पे। तो फैट को लाइपेज फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वही फैटी एसिड जो है लाइपेज की हेल्प से ग्लिसरॉल में या ग्लिसरॉल एसिड या फिर मतलब फैटी एसिड में जो है, या ग्लिसरॉल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लिसरॉल भी आप लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है, एसिड लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये फैट का डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन जो है वैसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके में एक और डाइजेशन जो है वो दे रखा है, वो है डीएनए और आरएनए का डाइजेशन। किसका डाइजेशन? डीएनए और आरएनए। अब ये क्यों हमने डाइजेस्ट करने हैं वो समझो। तो देखो, आप जो भी खाना खाते हैं उसके पास एक सेल होती है, और सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल में क्या होता है जी? न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं जो आपके अंदर डाइजेस्ट होते हैं। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम ले लेते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं, तो न्यूक्लियस एज लगा देना है बस, ठीक है जी। क्या लगा देना है? एज। तो न्यूक्लियस एंजाइम इसमें ले लेते हैं,
तो जैसे ही न्यूक्लियस एंजाइम ले लेंगे तो ये बदल जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड जो है ये अभी भी जो है पॉली कंडीशन में होता है, इसको अभी और डाई कंडीशन में यानी 2 वाली कंडीशन में लेके आना। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए फिर इसको डाइजेस्ट दोबारा से कर दो, नीचे ले आओ न्यूक्लियोटाइड को और डाइजेस्ट कर दो। अब इसके लिए देखो आरएनए और डीएनए मिलता है न्यूक्लियस में, तो इसके लिए जो एंजाइम होगा न्यूक्लियेज लगा देना है उसमें। न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड में जो है टाइड हटा के एईएस लगा दीजिए, एंजाइम भी हो जाएगा आपका। तो न्यूक्लियोटाइडेज, तो ये था गया न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें एस ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? न्यूक्लियोसाइड। दोबारा सुनो, डीएनए और आरएनए को हमने डाइजेस्ट करना है। डीएनए और इसका एंजाइम याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो कि ये न्यूक्लियस में मिलता है, तो न्यूक्लियेज एंजाइम इसको न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा? टाइड। सल्फेक्सल का वो टाइड का एड आता है ना, टाइड। अब इस टाइड को, सल्फेक्सल का एड साइड में चलता है, तो टाइड को साइड में बदलना है। टाइड को साइड में बदलना है, तो न्यूक्लियोसाइड में बदल गया। अब न्यूक्लियोसाइड जो है ये डबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए डाई होता है ये। अब इसको एक और बार डाइजेस्ट कर दीजिए तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अब न्यूक्लियोसाइड को भी नीचे ले आइए, न्यूक्लियोसाइड को भी नीचे ले आए, और इसके लिए अगर एंजाइम चाहिए तो फिर कुछ मत करो, इसी को लिख के एईएस लगा दीजिए बस। तो न्यूक्लियोटेज, देखो साइडेज, टाइडेज और न्यूक्लियेज, ये किया है मैंने, कुछ नहीं किया। अब इसको जैसे ही ये बदलता है, ये बदल देता है इसको बेस में प्लस शुगर में। शुगर भी कैसी है? मोनो है, और बेस भी कैसा है? मोनो है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए का डाइजेशन होता है। कुछ नहीं है, आप खाने में डीएनए मतलब जो लेते हैं उसमें सेल होती है, सेल के अंदर डीएनए और आरएनए तो होगा ही होगा। अब डीएनए और आरएनए सेल में न्यूक्लियस में मिलते हैं, तो न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, टाइड, न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड डेज को न्यूक्लियोटाइड मतलब डेज की हेल्प से साइड में बदल देना है, और न्यूक्लियोसाइड जो है फिर बदल जाएगा अपना, इसमें एईएस लगाना है। एंजाइम याद करने में, टाइड इनके एंजाइम याद करने में तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, एईएस लगाना है। जिनके नाम से ही मतलब इसको डाइजेस्ट करने के लिए एईएस लगा दो, वही है। तो ये बेस और शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। अब मैं जो है आपको यही स्लाइड जो है मैं आपको दिखा देता हूं। स्लाइड नंबर है ये अपनी 7, ओके। तो ये स्लाइड नंबर आप 7 देख रहे हैं, वही मैंने जो है अभी यहाँ पे जो बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है डीएनए का भी डाइजेशन पढ़ लिया हमने, प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ लिया हमने, और हमने पढ़ लिया किसका डाइजेशन? अपना ये जो डीएनए और आरएनए का। अब डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन के बाद क्या होगा भाई? डाइजेशन हो गया तो डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब करना है। स्लाइड देख ली ना 7 नंबर। तो अब इसको क्या करना है? एब्जॉर्प्शन, यानी इसको एब्जॉर्ब करना है। तो देखो पहले स्टमक में क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, सीधा स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। 8 नंबर, कुछ नहीं, मिनरल्स होते हैं और अल्कोहल होती है, और जो आप दवाइयाँ लेते हो ना, ड्रग्स, जो दवाइयाँ वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं और वहीं पे उनका डाइजेशन हो जाता है। मतलब डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है मिनरल्स और इनको, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। अल्कोहल को डाइजेशन की जरूरत नहीं है, जो आप दवाई लेते हैं उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही
पानी में जाते हैं तो उनका ऑलरेडी उतना फॉर्म होता है कि उनको सीधा एब्जॉर्ब कर लो तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे स्लाइड नंबर 8 में लिखी हुई है, एब्जॉर्प्शन इनमें मिनरल्स, अल्कोहल, इसमें ड्रग्स और लिख लेना, ड्रग्स लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें जैसे 9 की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या ऑब्जर्व होता है, सब कुछ इसी में ही ऑब्जर्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इसी में ऑब्जर्व होता है बस। फिर हम बात करें जैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, इसमें कुछ एब्जॉर्ब ना ही इसमें डाइजेशन होता है ना ही इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, केवल जो वाटर होता है डाइजेशन में क्या है, पूरा डाइजेशन वाटर में होता है, मतलब पूरा एक सॉल्युबल चाहिए, लेकिन वो डाइजेशन जो है उसमें क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस से अपने पास बुला लिया जाता है। लूज मोशन में ऐसा नहीं हो पाता, तो आपने देखा होगा कितना छोड़ो, इसमें जो आपका स्टूल है वो कितना लिक्विड होता है वो आपने देखा ही होगा, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है वाटर को बस। तो देखो भैया स्टमक में है क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, आपके ड्रग्स हो रहे हैं, मिनरल्स हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं, अल्कोहल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही एब्जॉर्ब होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका हमने डाइजेशन किया ना, वो सब कुछ प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो वहाँ पे डाइजेस्ट होगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं, एब्जॉर्ब होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब के बाद क्या होता है, एक प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। क्या प्रोसेस होती है, एसिमिलेशन। तो देखो एसिमिलेशन को मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एसिमिलेशन क्या है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे इस तरह से ब्लड वेसल्स होती है, तो ये फूड जैसे ही एब्जॉर्ब होगा ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में मिलने के बाद फिर ये लीवर पे जाता है, और लीवर से फिर हार्ट में, और हार्ट उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो एक अलग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, उसको बायोलॉजी लेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाता है, एक है ना, लीवर से फिर वो क्या है, लीवर जो है डिटॉक्स, मतलब जो कार्बोक्सी वाला जो ब्लड होता है उसको लेता है ना, उसी में ही लीवर में का एक हिस्सा उसमें वेन से एक जा रही होती है, ठीक है, वेना केवा से मिल जाती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई, इतना मत समझिए आप, इतना समझ लिए कि ब्लड में मिल जाएगा, है ना। और ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में पंप होता है, तो फिर जब पूरी बॉडी में पंप होता है तो जिस भी सेल को चाहिए फूड, वो अपने अपने हिस्से की फूड ले लेती है अलग अलग पार्ट में। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, मिलना और सेल का उस मटेरियल को, उस फूड को यूज करना, एसिमिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, भाई आपने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब ये फूड जो है, अब 9th स्लाइड जो है मैं आपको एब्जॉर्प्शन दिखाई दिया मैंने 9 स्लाइड, अब हम आगे की स्लाइड दिखा रहे हैं 9 नंबर, और पहली, इससे पहली जो स्लाइड थी वो 8 नंबर थी, ठीक है, ओके। तो हम जो दिखा रहे हैं वो है एसिमिलेशन, वही जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ ब्रेक के बाद आप उसको स्टूल बोलेंगे, उसके बाद कुछ ब्रेक के बाद मॉर्निंग में, इवनिंग में एनएस से उसको पास आउट कर दोगे। तो देखो आज का जो लेक्चर था अभी 9 नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लो, यही है। अब इसको हटा देते हैं। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, उसमें फूड को अंदर लेना है, फिर सेकंड स्टेप जो था डाइजेशन था, फिर स्टमक में डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर तीनों के डाइजेशन हमने चारों के पढ़े थे, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और डीएनए और आरएनए का, ये डाइजेशन पढ़े थे। एंजाइम मस्ट हैं, और कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है वो मस्ट है ना। तो अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक काम और कर दें मेरे कहने पे, कि इस लेक्चर को दोबारा 8 घंटे बाद और देख लें, तो मुझे नहीं लगता ये लेक्चर आज के बाद, या ये प्रोसेस पूरा मतलब जो है आज के बाद आपको कठिन लगेगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि वास्तव में हेल्प हुआ है या नहीं,
ठीक है, इसको समझने में आपको मजा आया है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।